क्लास है बेटा हमारी 9th। सब्जेक्ट है इंग्लिश टेक्स्ट। यूनिट नंबर है 11। टॉपिक जो है हमारा वो है नॉइस इन द एनवायरनमेंट। नॉइस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स होता है माहौल। माहौल में शोर, answer the following questions। answer the following questions। ये बता दें आपको कि बोर्ड के अंदर ये जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो 10 मार्क्स के आएंगे और टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे वो आपको 8 आएंगे। 8 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 5 को अटैम्प्ट करना है। इट मीन्स कि ये जैसे 2 × 5 = 2, ये 10 मार्क्स के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन। हाउ इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी causing noise pollution। POLLUTION। क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। हाउ इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह शोर की आलूदगी की वजह बन रहा है। तो इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग्स टेक्नोलॉजी TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग्स प्रोड्यूस PRODUCE प्रोड्यूस डैमेजिंग साउंड DAMAGING damaging sounds which is freely audible, which is freely audible AUDIBLA। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा मुकम्मल हो गया। दोबारा से देखते हैं। हाउ इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह शोर की आलूदगी की वजह बन रहा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग्स प्रोड्यूस डैमेजिंग साउंड्स विच इज़ फ्रीली ऑडिबल। टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर बनी हुई चीज़ें नुकसानदेह और आवाज़ पैदा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, why is noise dangerous for human health। why is noise dangerous for human health। शोर जो है इंसानी सेहत के लिए क्यों ख़तरनाक है। तो इसका आंसर होगा नॉइज़ इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। noise is dangerous for human health शोर जो है इंसानी सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक है
as it has negative impact on it. Negative impact on it. It can cause conditions such as it can cause conditions such as aggression, hearing loss, and anxiety, 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 etc. Why is noise dangerous for human health? शोर जो है इंसानी सेहत के लिए क्यों ख़तरनाक है? Noise is dangerous for human health. शोर जो है इंसानी सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक है as it has a negative impact on it. जैसा कि इसके इस पर मनफी असरात मरतब होते हैं. It can cause conditions such as aggression, hearing loss and anxiety. जैसा कि इससे जाहरियत, समात का नुकसान और परेशानी की कैफियत पैदा होती हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, What kind of precautions may reduce noise coming from electronic devices? What kind of precautions may reduce noise coming from electronic devices? किस किस्म की हिफाजती तदाबीर बरकी आलात से आने वाले शोर को कम कर सकती हैं? इसका आंसर है listening to loud music or watching TV. Listening to loud music or watching TV on a loud volume should be strictly prohibited. Should be strictly prohibited. Excessive use of electricity generators excessive use of electricity generators should also be
also be discouraged. ये क्वेश्चन नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा से देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस मे रिड्यूस नॉइज़ कमिंग फ्राम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, किस किस्म की हिफाजती तदाबीर बरक़ी रात से आने वाले शोर को कम कर सकती हैं। लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक, ऊंची आवाज़ से मौसीकी सुनना, और वॉचिंग टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम, या टीवी को ऊंची आवाज़ में देखना शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इस चीज़ पर सख्ती से रोकथाम होनी चाहिए। एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, कसरत के साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का यानी बरकी जनरेटर का इस्तेमाल शुड आल्सो बी डिस्करेज, इस चीज़ की भी हौसला शिकनी होनी चाहिए। ये बेटा आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए हैं। अब यूनिट नंबर जो 11 है नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट, इसकी हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले बी पार्ट है, रीड द सेंटेंसेस एंड इंसर्ट अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। इन जुमलों को पढ़ना है और इनके मुताबिक जो सबसे मुनासिब तदबीर है उसका आपने इस्तेमाल करना है। तो नंबर 1 है, इट वॉज अनाउंस्ड दैट डॉक्टर्स सैलरीज शुड बी इंक्रीज्ड, डैश है डॉक्टर्स एंडेड देयर स्ट्राइक, तो इसमें आ जाएगा एज आ रिज़ल्ट ऑफ, नतीजा के तौर पर। नंबर 2 है, अमजद इज़ एन एक्सलेंट टीचर, डैश ही एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट मैटर वेरी वेल एंड मेक श्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, तो इसमें आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल। नंबर 2 में आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Amna speaks English very well, dash she does not assist her friends in learning to speak English, तो इसमें आ जाएगा however। नंबर 4 है, the government has levied more taxes, dash the salary structure has not been improved, तो इसमें आएगा but, लेकिन हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। नंबर 5 ऑप्शन है, सलमा इज़ अ गुड स्पीकर, डैश शी ऑल्सो राइट्स वेरी वेल, तो इसमें आ जाएगा इन एडिशन, इसके साथ साथ, यानी बिल्कुल इसके साथ साथ। नेक्स्ट चलते हैं सी पार्ट की तरफ चलते हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉजेस, यानी एडवर्ब क्लॉजेज जो है उनको आपने अंडरलाइन करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दर्ज झैल जुमलों में। आल्सो एनसर्कल, एनसर्कल का मानी होता है दायरा लगाना। एनसर्कल द सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कंजक्शन है हरफ रबत है उनको आपने एनसर्कल करना है, यानी दायरा लगाना है। तो इसमें जैसे नंबर 1 है, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, तो इसमें जो वेयर एवर है ना, इसको हम दायरा लगाएंगे क्योंकि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और यू लाइक जो है ना ये एडवर्ब क्लॉज है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2 है, ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड, वो कामयाब हो जाएगा अगर वो मेहनत करता है, तो इसमें जो इफ़ है ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और जो ही वर्क्स हार्ड है ये एडवर्ब क्लॉज है। नंबर 3 है, वी शैल वेट हेयर अनटिल यू कम, इसमें अनटिल जो है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और यू कम जो है वो एडवर्ब क्लॉज है। इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा, जितना भी प्रोस होगा, वो सारा का सारा जो होगा वो एडवर्ब क्लॉज होगा। आगे चलते हैं नंबर 4 की तरफ। आई डिडेंट बाय इट बिकॉज इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, मैं इसे खरीद ना सका
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा था। तो इसमें बिकॉज जो है ना, जिसको हमने सर्कल किया है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव जो है ना, ये एडवर्ब क्लॉज है। आगे नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डू इट बिफोर यू फॉरगेट। तो इसमें बिफोर जो है ना, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और यू फॉरगेट जो है ना, ये इसमें एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डी पार्ट है इसका। सप्लाई सूटेबल एडवर्ब क्लॉजेज। इसके ऊपर आपने जो मुनासिब एडवर्ब क्लॉज होगा, मतलिक फ़ेल यानी फ़ेल के बारे में होगा, उसको आपने इस्तेमाल करना है। नंबर 1 है नो बॉडी लाइक्स हिम। कोई बंदा उसे पसंद नहीं करता। एज ही डिसीव्स एवरीवन। एज ही चीट्स एवरीबॉडी या एवरीवन। नंबर 2 है he sings excitedly after having training in music. He sings excitedly after having training in music. Number 3 है I will not go out dash. I will not go out dash. मैं नहीं जाऊंगा बाहर। If it rains. If it rains. Number 4 है It shall remain dash. तो इसमें आएगा Principal of the college until my contract expires. Principal of the college until it shall remain principal of the college until he expires. Until he expires. Number 5 है dash I spoke to his mother. I spoke to his mother. You should work hard. तो इसमें आएगा dash I spoke to his mother. When I was not at home. When I was not at home, I spoke to his brother. आगे चलते हैं, नंबर F पार्ट की तरफ चलते हैं। F पार्ट में Identify and write these clauses in the relevant columns of the table. ये देखिए नीचे इसके एक टेबल बना हुआ है और ये 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे वो आपने इन कॉलम्स में लिखने हैं, लेफ्ट वाले में कॉलम्स में, और ऑन द अदर हैंड जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे वो आपने राइट वाले कॉलम्स में लिखते हैं। तो सबसे पहले इनकी रीडिंग करते हैं। नंबर 1 है आसिफ प्लेस हॉकी एज ही enjoys it. नंबर 2 है शाजिया could not catch the bus because she was late. Number 3 है Ali could not finish his test of mathematics on time although he knew all the answers. Number 4 है Arifa quickly ate her lunch as she was very hungry. Number 5 है Haris is back from work so he must take rest. Number 6 है you must work hard if you want to succeed in life.
आगे नीचे ये देखें कॉलम बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे वो इसमें लिखने हैं, जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे वो आपने उसमें लिखने हैं। तो पहले सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है वो लिखते हैं। जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस में आसिफ प्लेस हॉकी, पूरा सेंटेंस है आसिफ प्लेस हॉकी एज ही एंजॉयज इट। तो इसमें जो है ना आसिफ प्लेस हॉकी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आसिफ प्लेस हॉकी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद जो नेक्स्ट में डिपेंडेंट क्लॉज है वो है इसमें एज ही एंजॉयज इट, एज ही एंजॉयज इट। नंबर 2 है शाजिया कुड नॉट कैच द बस बिकॉज शी वॉज लेट। तो इसमें आएगा शाजिया कुड नॉट कैच द बस, शाजिया कुड नॉट कैच द बस बिकॉज शी वॉज लेट। तो बिकॉज शी वॉज लेट जो है ना ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज शी वॉज लेट। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अली कुड नॉट फिनिश हिज टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑन टाइम ऑल्दो ही न्यू ऑल द आंसर्स। तो इसमें होगा अली कुड नॉट फिनिश द मैथमेटिक्स टेस्ट ऑन टाइम, अली कुड नॉट फिनिश हिज टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑन टाइम। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसके साथ ही ऑल्दो ही न्यू ऑल द आंसर्स, ऑल्दो ही न्यू ऑल द आंसर्स, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आरिफा क्विकली एट हर लंच एज शी वॉज वेरी हंग्री। तो इसमें आरिफा क्विकली एट हर लंच, आरिफा क्विकली एट हर लंच, लंच as she was very hungry, as she was very hungry. Number 5 है Haris is back from work so he must take rest. Haris is back from work, Haris is back from work, Haris is back from work so he must take rest, so he must take rest. Number 6 है you must work hard if you want to succeed in life. तो इसमें you must work hard जो है you must work hard, you must work hard if you want to succeed, SUCCEED, succeed in life. ये बेटा आपका F पार्ट भी है जो मुकम्मल हो गया है, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। इसके बाद G पार्ट है इसका। Read the following sentences and tick the right adverbial clause given in brackets. ये जो sentences हैं इनको पढ़ना है और जो कि adverbial clause होगा उस पर आपने टिक करना है। तो नंबर 1 है the train left the station as Asad arrived. तो इसमें adverbial clause होगा adverbial of time. नंबर 2 में you can put it wherever you like. तो इसमें adverbial clause जो होगा वो है adverbial clause of place, place आया हुआ है। नंबर 3 में after the thief had stolen money dash he left the home quickly. तो इसमें adverbial of time आया है।
एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 4 है ही वॉज वेरी प्लीज्ड दैट यू हैव पास्ड, इसमें एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ रीज़न आया है, तो ये सेकंड वाला आएगा इसमें। नंबर जो 5 है ही फेल्ड बिकॉज ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, वो नाकाम हो गया क्योंकि उसने सख्त मेहनत नहीं की थी, तो इसमें एडवर्बल क्लॉज ऑफ रीज़न आएगा। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अब हम अपने लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 12 है 3 days टू सी समात के 3 दिन बसारत के 3 दिन 3 days टू सी बसारत के 3 दिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे। इंग्लिश रीडिंग में सबसे पहले जो है वो पैसेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 की इंग्लिश रीडिंग होगी। यूनिट नंबर 12 है समटाइम्स आई हैव थॉट दैट it would be an excellent rule to live each day as if we died tomorrow. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. We should live each day as with gentleness, vigor and a keenness of appreciation which is often lost when time stretches before us in constant panorama of more than days and months and years to come. There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death. Passage number 2 है in stories, the doomed hero is usually saved at last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed. He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything that they do. Passage number 3, 4 and 5. Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. Passage number 4 है on the first day I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionships have made my life worth living. Worth living का मानी होता है जीने के काबिल, रहने के काबिल। नंबर 5 है the next day. Passage number 5, the next day, the second day of sight, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping death. ये 5 पैराग्राफ की हमने इंग्लिश रीडिंग की है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके वर्ड्स मीनिंग के बारे में बताते हैं। क्लास है हमारी 9th। सब्जेक्ट है बेटा हमारा इंग्लिश। इंग्लिश टेक्स्ट।
यूनिट नंबर है हमारा 12 और टॉपिक जो है ना हमारा वो है टुडेज टॉपिक 3 days टू सी। days to see, it means है बसारत के 3 दिन इसके वर्ड्स मीनिंग है बेटा, वर्ड्स मीनिंग्स पैसेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के वर्ड्स मीनिंग है वर्ड्स मीनिंग में सबसे पहले बेटा एक्सीलेंट, शानदार, EX CELLENT, एक्सीलेंट, शानदार। नंबर 2 पे है एपिक्यूरियम, लज्जत तलब, एपिक्यूरियन, CUREAN, लज्जत तलब। नंबर 3 है डेथ, इट मीन्स मौत, डेथ मौत। नंबर 4 है पैनोरामा, बोलते हैं गर्दोबेश के मनाजर, पैनोरामा, PANORAMA, पैनोरामा, गर्दोपेश के मनाजर। नंबर 5 है डोम्ड, आफत ज़दा, DOOMED, आफत ज़दा। नंबर 6 है फॉर्चून, किस्मत, FORTUNE, फॉर्चून का मानी होता है किस्मत। नंबर 7 है वैल्यूज़, VALUES, इक़्तिदार। नंबर 8 है काइंडनेस, रहमदिली, काइंडनेस, रहमदिली। नंबर 9 है परहैप्स, गालिबन, गालिबन। नंबर 10 है इमेजिन, तस्वर में लाना, IMAGINE, तस्वर में लाना। नंबर 11 है सेंस, SENSE, सेंस का मानी होता है अक्ल। नंबर 12 है साइट, मंजर या नज़ारा, SIGHT, साइट मीन्स होता है मंजर या नज़ारा।
नंबर 13 है म्यूज़ियम अजायबघर, म्यूज़ियम बोलते हैं अजायबघर को। नंबर 14 एंड दैन लास्ट नंबर 15 है बिहोल्ड, बिहोल्ड का मानी होता है देखना। और नंबर 15 है ग्रीट, सलाम करना, GREET, सलाम करना। ग्रीट का मानी होता है सलाम करना। दोबारा से इसके वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं बेटा। क्लास है हमारी 9th, सब्जेक्ट है इंग्लिश टेक्स्ट, यूनिट नंबर 12 है, टॉपिक है 3 days टू सी, बसारत के 3 दिन। पैसेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के वर्ड्स मीनिंग है। तो सबसे पहले आएगा एक्सलेंट, शानदार, एपिक्यूरियम, लज्जत तलब, डेथ, मौत, पैनोरामा, गर्दिश, गर्दोपेश के मनाजर, डोम्ड का मानी होता है आफज़दा, फार्चून का मानी है किस्मत, वैल्यूज़ का मानी होता है इक़दार, काइंडनेस, रहमदिली, परहैप्स, गालिबन, इमेजिन, तस्वर में लाना, परहैप्स, दोबारा से काइंडनेस, रहमदिली, परहैप्स, गालिबन, इमेजिन, तस्वर में लाना, सेंस का मानी होता है अक्ल, साइट का मानी मंजर या नज़ारा, म्यूज़ियम अजायबघर, बिहोल्ड का मानी होता है देखना, ग्रीट का मानी होता है सलाम करना। ग्रीट मीन्स सलाम करना। इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। Sometimes I have thought that it would be an excellent tool to live each day as if we died tomorrow. बाज़ औक़ात मैंने सोचा है कि ज़िंदगी का हर दिन ऐसे अंदाज में गुजारा जाए जैसा कि हमने कल मर जाना है। Such an attitude would emphasize sharply the values of life. ये एक शानदार असूल होगा और ऐसा रवैया बड़ी तेज़ी से ज़िंदगी की इक़दार की अहमियत को समझने पर में ज़ोर देगा। वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, विगर एंड कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन विच इज़ ऑफन लॉस्ट व्हेन टाइम स्ट्रेचेस बिफोर अस इन द कॉन्स्टेंट पैनोरामा ऑफ मोर डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम। हमें हर दिन शाइस्तगी, वलवले और कदरदानी के ज़ोक़ शौक़ में गुजारना चाहिए जो अक्सर इस वक्त खो जाता है जब वक्त हमारे सामने मसलसल मंजर की सूरत में आने वाले दिनों, महीनों और सालों भर फैल जाता है। देयर आर दोज ऑफ कोर्स हु वुड अडॉप्ट द एपिक्यूरियन motto of eat, drink and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death. यकीनन ऐसे लोग भी हैं जिनका ऐश कोशी के मकोले यानी खाओ पी और मौज उड़ाओ को अपनाएंगे, मगर ज़्यादातर लोग सर पर खड़ी मौत के यकीन से नफ्स कशी का अख्तियार करेंगे। पैसेज नंबर 2 है In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed. कहानियों में एक आफज़दा जो हीरो होता है अक्सर आखिरी लम्हात में हुस्न इत्तफ़ाक़ से बच जाता है, मगर इसकी कदरों की हिस्स हमेशा तब्दील हो जाती है। He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. वो ज़िंदगी के मकसद और इसकी रूहानी इक़दार का कदरदान बन जाता है। अक्सर ये महसूस किया गया है It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death a mellow sweetness to everything they do. अक्सर ये महसूस किया गया है कि जो मौत के साए में जीते हैं या जी चुके हैं वो हल्की सी मिठास हर इस चीज़ में ले आते हैं जो वो करते हैं। पैसेज नंबर जो है वो 4 है। पैसेज नंबर 3 है Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for
just 3 days। अगर मुझे अपनी आंखों का इस्तेमाल सिर्फ 3 दिन के लिए करने दिया जाए तो मैं शायद अपने तख़य्युल में बेहतर तौर पर वाज़ह कर सकूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करना चाहिए। पैसेज नंबर 4 है, ऑफन ऑन द फर्स्ट डे आई शुड want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living। पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जिनकी शफ़क़त, शाइस्तगी और मुस्तकिल रफ़ाक़त ने मेरी ज़िंदगी में रहने के काबिल बना दी। पैसेज नंबर 5 है, The next day, the second day of sight, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day। अगले दिन बसारत के दूसरे दिन मुझे तुलुए सुबह से के साथ उठना चाहिए और हैजान हेज़ मौजज़ा देखना चाहिए जिसके बायस रात दिन में तब्दील होती है। आई शुड बी होल्ड विद एम ऑफ मैग्निफिशेंट पैनोरामा ऑफ लाइफ विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग डेथ। मुझे ज़िंदगी के शानदार मंजर को एहतराम और रौब से देखना चाहिए जिससे सूरज सोई हुई ज़मीन को बेदार करता है। आगे पैसेज नंबर जो 6 है उसकी तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर 6 है, दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। इस दिन को मुझे दुनिया के माजी और हाल की तेज़ी से झलक देखने के लिए वक्फ कर देना चाहिए। आई शुड वांट टू सी द पेजेंट ऑफ मैन्स पर प्रोग्रेस कैलस्पोकिंग ऑफ एजेस क्लूस्कोप। दोबारा से देखते हैं। आई शुड वांट टू सी द पेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस द क्लूस्कोपिक ऑफ द एजेस। मैं इंसान की तरक्की का साकन सकात पर शिकवा मंजर देखना चाहूँगी। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे। इतना कुछ एक दिन में कैसे समा सकता है। थ्रू द म्यूज़ियम्स ऑफ कोर्स, यकीन अजायब घर के ज़रिए। आगे पैसेज नंबर जो 7 है उसकी तरफ चलते हैं। The following morning, I should greet the dawn, anxious to discover new delights. For I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty. New revelation of beauty. अगली सुबह मैं बड़ी बेताबी के साथ नई खुशियों को दरियाफ्त करने के लिए तुलुए सुबह को खुश आमदीद कहूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि जिनके पास आँखों की नेमत है वो जो वाकई देख सकती हैं, इनके लिए हर दिन की सुबह खूबसूरती के इंकशाफ के साथ तुलू होगी। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ माई मेरिकल इज़ टू बी माई थर्ड डे, माई लास्ट डे ऑफ साइट। ये मेरे तसव्वुराती मौज़े की शराइत के मुताबिक मेरा तीसरा और देखने का आखिरी दिन होगा। आगे पैसेज नंबर जो है वो 8 की तरफ है। 8 की तरफ चलते हैं। आई शैल हैव नो टाइम टू वेस्ट इन रिग्रेट फॉर लॉन्गिंग, देयर इज़ सो मच टू सी। मेरे पास ख्वाहिशात पर पछतावे के लिए वक़्त ना होगा, यहाँ इतना कुछ देखने को है। द फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माई फ्रेंड्स एनिमेट्स एंड इनमेट्स। पहला दिन मैंने अपनी सहेलियों, ज़िंदा और बेजान अशिया के लिए वक्फ किया। द सेकेंड रिवील्ड टू मी द हिस्ट्री ऑफ मैन एंड नेचर। दूसरे दिन मुझ पर इंसान और कुदरत की तारीख़ अयां की। टुडे आई शैल स्पेंड इन वर्क अ डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट aimed the haunts of men going about the business of life। आज का दिन मैं हाल की दुनिया के काम में गुजारूंगी, जो ठिकानों पर लोगों कारोबार ज़िंदगी के इधर उधर जाते हैं।
and where can one find so many activities and conditions of men as in New York? क्या कोई इंसान आदमियों को इतनी तेज़ी ज़्यादा सरगर्मियों और हालात के बारे में जान सकता है जितना न्यूयॉर्क में? द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, लिहाजा ये शहर मेरी मंजिल मकसूद बनता है। पैसेज नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर 9 है, नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी। कभी कभार मैंने अपनी बिना सहेलियों को ये दरियाफ्त करने के लिए आजमाया है कि वो क्या देखती हैं। रिसेंटली आई वॉज विजिटेड बाय अ वेरी गुड फ्रेंड हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स। हाल ही में मेरी एक सहेली जो अभी एक मुझसे मिलने आई, जो कि जंगल से चहलकदमी के बाद वापस आई थी। आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या दरियाफ्त किया है। नथिंग इन पार्टिकुलर, शी रिप्लाइड। कुछ खास नहीं, उसने जवाब दिया। आई माइट हैव बीन इनक्रेडुलस हैड आई नॉट बीन अकस्टम्ड टू सच रिस्पॉन्सेस। शायद मैं यकीन ना करती अगर मैं ऐसे जवाबात की आदी ना होती। फॉर लॉन्ग अगो आई बिकेम कन्विंस्ड दैट द सीइंग सी लिटल। अरसा दराज से मैं इस चीज़ की कायल हो चुकी हूँ कि देखने वाले बहुत कम देखते हैं। पैसेज नंबर 10 है, हाउ वॉज इट पॉसिबल? I asked myself to walk for an hour in the woods and see nothing worthy of note. मैंने अपने आप से सवाल किया, ये कैसे मुमकिन था कि जंगल में एक घंटा चहलकदमी की जाए और कुछ भी काबिल ज़िक्र चीज़ ना देखी जाए। I who cannot see find hundreds of things to interest me through mere touch. मैं जो नहीं देख सकती सैकड़ों चीज़ें जिनमें मुझे दिलचस्पी होती है महज छूने से ढूंढ ले सकती हूँ। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लाइफ। मैं पत्ते की नाजुक बनावट महसूस करती हूँ। आई पास माई हैंड्स लविंगली ऑन द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर ब्रिज और द रफ शेगी बार्क ऑफ अ पाइन। मैं नकराती ब्रिज के दरख्त की मुलायम पोस्ट यानी स्नोबर के दरख्त की खुरदरी मोटे बालों वाली छाल से प्यार से अपना हाथ हर तरफ फेर सकती हूँ। इन स्प्रिंग मौसम बहार में आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड, द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर्स स्लीप। मैं मौसम बहार में पुरुमीदी से दरख्तों की टहनियों को कोंपलों की तलाश में छूती हूँ जो मौसम सरमा के बाद मौसम बहार की बेदारी की पहली निशानी है। आई फील द डिलाइटफुल वेलवेटी टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर एंड डिस्कवर अ रिमार्केबल कन्वोल्यूशंस एंड समथिंग ऑफ अ मेरिकल ऑफ नेचर इज़ रिवील्ड टू मी। मैं फूल की मसरत बख्श मखमी बनावट को महसूस करती हूँ और इसके गैर मामूली पेचोहम को दरियाफ्त करती हूँ। ओकेयनली नतीजे के तौर पर इफ़ आई एम फॉर्चुनेट, अगर मैं खुशकिस्मत हूँ, आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री। मैं अपने हाथ को एक छोटे से दरख्त पर रखती हूँ एंड फील द हैप्पी क्योर of a bird in full song। और मैं किसी परिंदे के भरपूर गाने की ख्वाहिश की थरथराहट महसूस करती हूँ। आई एम डिलाइटेड टू हैव द कूल वाटर्स। मैं खुश हूँ कि मेरे पास ठंडा पानी है। ऑफ अ ब्रोक रश थ्रू माई ओपन फिंगर्स, जो कि मेरी उंगलियों में से तेज़ी से गुजरता है। टू मी अ लश कारपेट ऑफ पाइन नीडल्स और स्पोंगी ग्रास इज़ मोर वेलकम दैन द मोस्ट लग्जरियस पर्शियन रग। तो मैं
खुश हो जाती हूँ। मेरे लिए सनोबर का कांटेदार सरसब्ज़ शदाब कलीन या चुभती हुई घास जो है एक मोटे ईरानी चटाई से कहीं ज़्यादा खुश आइंद है। टू मी द पीजेंट ऑफ सीजन्स इज़ आ थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा। मेरे लिए मौसमों का नाटकी ड्रामा एक हजान अमेज़ और ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है। द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम्स थ्रू माई फिंगर टिप्स, जिसका अमल मेरी उंगलियों के पोरों में से गुजरता है। लास्ट पैसेज है, पैसेज नंबर 11। इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की सदर होती, आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज़ योर आइज़, तो मैं वहाँ एक निसाब मुतय्यन करती कि अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। द प्रोफेसर वुड ट्राई टू शो हिज पीपल्स हाउ दे कुड एड जॉय टू देयर लाइव्स बाय रियली सीइंग द पॉजेज अननोटिस बिफोर देम। प्रोफेसर साहबान को चाहिए कि अपने शागिर्दों को बताएं कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी की खुशियों में इजाफ़ा करें, जो कि हकीकी तौर पर देखे बगैर उनकी नज़र से गुजर जाती हैं। ही वुड ट्राई टू अवेकन देयर डोरमेंट एंड स्लगिश फैकल्टीज़, उसे उनकी सुस्त और ख्वाबदीदा सलाहतों को जगाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बेटा आपका यूनिट नंबर जो 12 है उसकी ट्रांसलेशन फिनिश हो गई है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्लास है बेटा हमारी 9th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश टेक्स्ट। यूनिट नंबर है हमारा 12 विच इज़ लास्ट वन, और टॉपिक है हमारा 3 days to see। इट मीन्स है बसारत के 3 दिन। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन है वो 10 मार्क्स का आएगा। इसके 10 नंबर होंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है ना आपको 8 आएंगे। आपने उसमें से सिर्फ 5 को अटैम्प्ट करना है। 2 × 5 ये इक्वल टू 10 मार्क्स के आएंगे। यहाँ आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है Who was Helen Keller? Who was Helen Keller? KELLER, हेलन केलर कौन थी? तो इसका आंसर होगा बेटा हेलन केलर was a woman who became deaf and blind। Helen Keller was a woman who became
deaf and blind at the age of 19 months. MONTHS। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। हु वॉज हेलन किलर? हेलन किलर कौन थी? हेलन किलर वॉज अ वुमन। हेलन किलर एक ऐसी खातून थी हु बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड, जो कि अंधी और बहरी हो गई एट द एज ऑफ 19 मंथ्स, तकरीबन 19 माह की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, describe the thought expressed by the author in the first paragraph. Describe the thought expressed by the author, 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 in the first stanza, first paragraph, in fact in the first passage। मुसन्नफ़ की ख़यालात बयान करें जो कि पहले पैराग्राफ में आए हैं, तो इसका आंसर होगा इसका the author's thought that the author, AUTHOR, author thought that मुसन्नफ़ा ने सोचा कि it would be an excellent role, it would be an excellent role, मुसन्नफ़ा ने सोचा कि ये एक बड़ा अच्छा असूल होगा या कानून होगा, to live each day as if we should die tomorrow, as if we should die tomorrow, TOMORROW। describe the thought expressed by the author in the first passage। पहले पैराग्राफ में जो मुसन्नफ़ा ने अपने ख़यालात का इज़हार किया है वो क्या है? इसका आंसर है the author thought that it would be an excellent role, ये एक बड़ा शानदार रसूल होगा, to live each day as if we should die tomorrow, कि हर दिन को एक ऐसे तरीके से जिया जाए कि जैसा कि हमने कल मर जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, what makes you feel that the author is sad and depressed? What makes you feel that? आप कैसा महसूस करेंगे that the author is sad and depressed? That the author is sad and depressed। DEPRESSED, लास्ट पर क्वेश्चन मार्क आएगा। What makes you feel that? आप कैसे मालूम करेंगे the author is sad and depressed, कि मुसन्निफ़ जो है वो गमगीन है और उदास है। The author is sad and depressed that the people with sight can see so little। The author is sad and depressed, the author is sad and depressed that the people with sight, that the people with sight can see so little, she's blind
she is blind, even so he can, even so she can see better than people, with sight, better than people with sight. What makes you feel that the author is sad and depressed? आपको कैसे पता चलेगा कि मुसन्निफ़ा जो है वो उदास और गमगीन है? The author is sad and depressed that the people with the sight can see so little. मुसन्निफ़ा जो है उदास और परेशान है क्योंकि जिन लोगों के पास बसारत होती है वो बहुत कम देख सकते हैं. शी इज़ ब्लाइंड, वो अंधी है. इवन सो शी कैन सी बेटर, हत्ता कि फिर भी वो बेहतर तरीके से नज़रसानी कर सकती है या देख सकती है. दैन पीपल विद साइट, उन लोगों से जिनकी बसारत अभी मौजूद है. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिट नंबर जो है हमारा है 12, 3 days to see. टॉपिक है हमारा 3 days to see, यानी बसारत के 3 दिन. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. हाउ डू यू गेट एन इम्प्रेशन दैट हेलन केलर वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर? हाउ डू यू गेट that Helen Keller, K-E-L-L-E-R, Helen Keller was a great admirer of nature, was a great admirer of नेचर. आपको कैसे पता चलेगा जो कि मुसन्निफ़ा हेलन केलर है वो फितरत की बहुत बड़ी मदाह है, फितरत की बहुत बड़ी तारीफ़ करने वाली है? तो इसका आंसर है शी वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर. शी वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर, वो फितरत की बहुत बड़ी मदाह है. We get this impression that I am Pression, we get this impression that when she admires the rising sun, RISING, rising sun, and the pageant of seasons and trees, and the PAGEAN, pageant of seasons and trees, seasons and trees. Question number 4, how do you get that Helen Keller was a great admirer of nature? आपको किस तरह पता चलेगा कि हेलन केलर जो है वो फितरत की बहुत बड़ी मदाह है? शी वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर, वो फितरत की एक बहुत बड़ी मदाह है. वी गेट दिस इम्प्रेशन दैट, हमें ये तासर इस वजह से पता चलता है कि शी एडमायर्स, वो तारीफ़ करती है द राइजिंग सन, चढ़ते हुए सूरज की, एंड द पेजेंट ऑफ सीजन्स एंड ट्रीज़, और मौसमों के और दरख्तों के, मौसमों और दरख्तों पर शिकवा के मनाज़र की तारीफ़ करती है. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है. To me, the pageant of season is an unending drama. Comment. To me,
the pageant of seasons is an unending drama comment COMMENT मेरे लिए मौसमों का बदलता हुआ और रंग एक ना खत्म होने वाला ड्रामा है। बहस करें तो इसका आंसर है दिस सेंटेंस टेल्स दैट ये जुमला बताता है कि द चेंज इन द सीजन्स is endless कि मौसमों में जो तब्दीली है ना ख़त्म होने वाली है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये फितरत का एक कानून है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये फितरत का एक कानून है। NATURE। क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा से देखते हैं। टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन्स इज़ एन अनएंडिंग ड्रामा कमेंट। मेरे नज़दीक मौसमों का बदलना एक ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है। इसका आंसर है दिस सेंटेंस टेल्स दैट, ये जुमला बताता है कि द चेंज इन द सीजन्स इज़ एंडलेस कि मौसमों में तब्दीली जो है ना ख़त्म होने वाली है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये फितरत का एक कानून है। बेटा ये लेसन नंबर यानी यूनिट नंबर 12 3 days to see उसके आंसर फिनिश हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 129 है, बी पार्ट है इसका। एनसर्कल द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो सब ये बेसिकली सैनिम्स है। सैनिम का मानी होता है सैनिम्स और द वर्ड्स विच हैव सिमिलर मीनिंग टू द अनदर वर्ड इज़ कॉल्ड सैनिम्स। जो सैनिम्स होते हैं ये मुतरादिफ अल्फाज होते हैं यानी हमानी अल्फाज होते हैं। इसका मतलब होता है कि जो पहले वर्ड का इंग्लिश वाले का मीनिंग है उस दूसरे का भी सेम वही होना चाहिए। दोबारा से इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सैनिम्स और द वर्ड्स विच हैव सिमिलर मीनिंग टू द अनदर वर्ड इज़ कॉल्ड अ सैनिम। तो आगे चलते हैं। पहले अपेरेंटली मीन्स, तो इसका होगा अपेरेंटली बज़ाहिर, ऑब्वियसली भी बज़ाहिर होता है। मैनीफोल्ड होता है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इकसाम की, तो डिफरेंट टाइप्स, इसका भी मैनीफोल्ड की तरह मीनिंग है। क्योर टू स्ट्रोक, टू शेक स्लाइडली यानी हल्का सा हिलना, तो ये आ जाएगा स्ट्रोक क्वाइटली। दोबारा से लास्ट टाइम इसकी सैनिम की डेफिनेशन देखते हैं। सैनिम्स और द वर्ड्स that are similar or have same meaning to the another word is called synonyms। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यानी पेज नंबर है हमारा पेज नंबर 131। कॉलम्स है मैच द हाफ्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। ये जो कॉलम दिए हुए हैं इनको आपने मैच करना है ताकि हमारा जुमला जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। जैसे दोनों साइडों पे दिया हुआ है इफ़ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर फ्रॉम द वेल
if you eat sweets all the time, if you don't use a mosquito net, if you don't keep food in the fridge, if you cycle with things in your hand, if you wave the stick in the air, तो यह इसको ना आपने बी कॉलम के साथ आपने मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं मैच द हाफ्स टू मेक द कंप्लीट सेंटेंसेस, आधों को मैच करना है यानी मिलाना है ताकि मुकम्मल एक जुमला बन जाए। तो सबसे पहले इफ़ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर फ्रॉम द वेल, तो ये लास्ट वाले के साथ आ जाएगा बेटा, यू वुड नॉट हैव फॉलन इल। नंबर 2 पे है if you eat sweets all the time, your teeth would go bad, आगे नंबर 3 है if you don't use a mosquito net, you may catch malaria, आगे चलते हैं नंबर 4 की तरफ, if you don't keep food in the fridge, it will go bad in hot weather, तो ये आ जाएगा। if you cycle with the things in your hand, you may fall off, आ जाएगा। लास्ट है if you have waved the stick in the air, you might hit somebody, तो ये आपका सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट में देखें बेटा, आइडेंटिफाई द सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन द कॉलम में आपने बताना है ये सेंटेंस की कौन सी टाइप आई हुई है, आया कि ये सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, तो ये आपने बताना है। जिस तरह पहला है ही केम टू सी मी बट आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम, तो ये पहले वाला कंपाउंड है, COMPOUND। कंपाउंड को होता है दो सेंटेंसेस से मिलकर जो सेंटेंस बनता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। नंबर 2 है शी रोट एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, तो ये आएगा सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस है। नंबर 3 पे आता है दे फिनिश्ड द वर्क इन टाइम, वी शैल डाई वन डे और द अदर फॉर वी आर इमॉर्टल। दोबारा से देखते हैं वी शैल डाई वन डे और द अदर फॉर वी आर इमॉर्टल, तो ये कम्प्लेक्स है। नंबर 3 पे जो है ना वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है। नंबर 4 पे चलते हैं दे फिनिश्ड द वर्क इन टाइम, तो यह सिंपल सेंटेंस है, SIMPLE। आगे नंबर 5 है माई मदर ऑलवेज प्रेज फॉर माई सक्सेस, ये भी सिंपल है, SIMPLE। इसके बाद नंबर जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में नेक्स्ट में द बॉयज़, नेक्स्ट है द बॉय आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर, तो ये कंपाउंड है, COMPOUND। इसके बाद अ गेस्ट हु स्टेज अ लॉन्ग टाइम इज नॉट वेलकम्ड, तो ये कम्प्लेक्स है, COMPLEX। लास्ट वन है आई सोन रिटर्न होम बिकॉज आई वॉज अपसेट, तो ये कंपाउंड है, COMPOUND। अब एक मिस हो गया था, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो ये जो सेंटेंस है ये कम्प्लेक्स है, COMPLEX, कम्प्लेक्स है। ये बेटा हमारा जो है ना सिलेबस फिनिश हो गया है।
10th 9th क्लास की इंग्लिश का ये यूनिट नंबर जो 12 था ये भी आपका फिनिश हो गया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।